हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट के बारे में इन डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट क्यों करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, और उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, और इस टेस्टिंग करने के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और वो डिफरेंट प्रकार के इस टेस्टिंग का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो सारे की सारे डिटेल आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट हम लोग इसीलिए करते हैं, ट्रांसफार्मर में इंटरनल इश्यू से सच एज शॉर्ट सर्क्यूट टर्न से, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के बीच में अगर कोई भी टर्न शॉर्ट हो गया या नहीं है, तो अगर आपको वाइंडिंग में कोई भी बर्निंग है या नहीं है, तो वाइंडिंग कहीं पे भी कोई भी टर्न्स ओपन हो गया या नहीं है, तो कहीं पे भी स्ट्रैंड्स या नहीं है, तो इसका स्ट्रैंड्स कहीं पे भी ओपन हो गया या नहीं है, तो कोई भी कनेक्शन बुशिंग का पास है या नहीं है, तो ट्रांसफार्मर जो अंदर से आ रहे हैं वो बाहर तक या नहीं है, इसको स्टार पॉइंट में या कोई भी कनेक्शन अगर आपको लूज हो रहे हैं या नहीं है, तो पूर कनेक्शंस हो रहे हैं या नहीं, तो कार्बन डिपॉजिट हो रहे हैं, ऐसा आपको कहीं पे भी हो रहा है, तो उसमें भी आपको ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट में आपको बहुत अच्छे से आप पकड़ में सकते हैं। और नेक्स्ट है, आपको कभी भी आपको टैप चेंजर में या ऑन लोड टैप चेंजर है या नहीं है, तो ऑफ लोड टैप चेंजर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम से इसमें होता है, इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है या नहीं है, तो इसका ब्रश का होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट से आप आसान से पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है फ्रेंड्स, आप जनरली आप जो डी एनर्जी टैप चेंजर बोल रहा हूँ मैं, DETC या नहीं है, तो ऑफलोड टैप चेंजर भी बोलते हैं इसको, उसको जनरली जहाँ आप वो यूज़ करते हैं उसको, उसमें आपको कभी भी टैप चेंज करते हैं, उसमें आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस का टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रांसफार्मर का फेल्यूर्स हैं, वो बिकॉज ऑफ द टैप चेंजर का वजह से ही हो रहे हैं। जनरली टैप चेंजर है जिसमें रखते हैं, वो आपको सालों तक, इस सालों के सालों तक वो उसी टैप चेंजर का पोजीशन पे जनरली चलते हैं। अगर आपको कभी भी टैप चेंजर का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो एक बार आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैप चेंजर का कांटेक्ट है या नहीं है, तो इसका ब्रश से ऑलरेडी कभी भी ऑपरेट नहीं किया होगा, इसकी वजह से आपको उसका जैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो सकते हैं, नहीं है तो कांटेक्ट सही से नहीं बना होगा। इसीलिए आपको कभी भी ऑन लोड ऑफ लोड टैप चेंजर में आप टैप चेंज कर रहे हैं, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज रिकमेंडेड है फ्रेंड्स, टू अवॉइड एनी आपको रनिंग कंडीशन में आपको लाइन में लेने के बाद कोई भी एब्रप्टली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने के लिए वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट लेना बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, लेकिन आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे करते हैं देखने के लिए पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का जो इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट देख लेंगे। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का अगर इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखेगा, तो ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आइडियली आपको इसका प्राइमरी में जो टर्न्स है N1 है, सेकेंडरी में टर्न्स है N2 है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 E2 है, और इसका सप्लाई वोल्टेज है V1 है, और लोड वोल्टेज है V2 है। आइडियली आपको सप्लाई वोल्टेज सेल भी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, और इसका जो इंड्यूस्ड सेकेंडरी ईएमएफ इज इक्वल टू लोड वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन वो होगा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर में इसका रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस और इसका जो कोर का रिलेटेड, हमारा कोर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट ले रहे हैं, और कोर में जितना भी हमारा लॉसेस हो रहे हैं, एडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस है, वो सारे कंपोनेंट की वजह से ये कभी भी होता नहीं है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो हमको एक्चुअली इसका ओनली रेसिस्टेंस लेना है फ्रेंड्स, हमको इसका ओनली रेसिस्टेंस लेना है, तो हम लोग को कैसे लेना है फ्रेंड्स, इसमें ओनली रेसिस्टेंस लेना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इंडक्टिव कंपोनेंट और इसका कोर का कंपोनेंट आपको नलीफाई करना पड़ेगा, इसका ओनली रेसिस्टेंस मेजर करना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, हम पता है फ्रेंड्स, हम अगर आपको एसी का जगह हम लोग डीसी का मेजरमेंट लेते हैं, तो इसका तब आपको क्या होगा, इंडक्टेंस नहीं होते हैं डीसी में, तो इसीलिए आपको इंडक्टेंस बिहेव्स एज शॉर्ट सर्क्यूट फॉर डीसी करंट है। तो आप इसीलिए हमेशा वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट को इस प्रकार के भी बोलते हैं, डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स बहुत बार, क्योंकि हमारा मेजरमेंट हमेशा डीसी वोल्टेज से करते हैं, सो दैट आपको एक कंपोनेंट, आपको इंडक्टिव कंपोनेंट का मतलब इससे आपको
फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके मेजरमेंट को। हम सिंपली हमको वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं या और इसका करंट जितना जा रहा है या नहीं तो करंट इंजेक्ट करते हैं, कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है, इसका वी बाई करते हैं, वो भी हमारा रेसिस्टेंस आना चाहिए फ्रेंड्स। वो तभी आते हैं तब आपको ये कंपोनेंट शॉर्ट जीरो हो जाना चाहिए और ये कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, तब भी आपको ये रेसिस्टेंस जो आप वी बाई यहाँ करते हैं वो दैट बिकम्स हमारा ओनली वाइंडिंग रेसिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ठीक है। वो होने के लिए हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट बोलते हैं। और इसका जितना भी हमारा आयरन लॉसेस यानी ये तो जितना भी हमारा कोर रिलेटेड इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है या वो ख़त्म करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली ओपन कब होगा फ्रेंड्स, अगर आप कोर को सैचुरेट करोगी तो तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट पूरा नलिफाई हो जाएगा। इसीलिए आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट में हमेशा आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टेबलाइजिंग टाइम होता है। वो स्टेबलाइजिंग टाइम क्या होता है, वो क्यों करते हैं हम लोग, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन आप अभी के लिए याद रख लीजिए फ्रेंड्स, आपको अगर आपको कोर सैचुरेट हो गए तो ये आपको सर्क्यूट है, कोर का इक्विवेलेंट सर्क्यूट है, ये आपको कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जो कोर में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्ड करने के लिए कितना करंट चाहिए वो आपको बिल्ड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कोर में कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ही नहीं है, तब आपको क्या होगा, ये कंपोनेंट ऑफ करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉसेस जीरो है और इसका सप्लाई वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, डीसी वोल्टेज है तो, और इसमें आपको फ्लक्स का कोई भी चेंज नहीं है, तो ये कंपोनेंट का करंट है आपको क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा, ये कंपोनेंट का करंट जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कंपोनेंट करंट जीरो हो जाएगा। अगर आप कोर अगर आपको ट्रांसफार्मर का जो कोर है, अगर वो सैचुरेट हो गए तो वो बिल्कुल मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं देगा, तब ए कंपोनेंट ऑफ करंट भी जीरो हो जाएगा, सो ये भी ओपन हो जाएगा, सो ये इस सर्क्यूट ओपन हो जाएगा, तो सिर्फ आपको ए ही सर्क्यूट आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट हम लोग जो मेजर करते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए, अगर इसकी सर्क्यूट दिखेगा तो आपको ऐसे दिखेगा फ्रेंड्स, आपको कोई भी कोर कंपोनेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि आप इसका जो वी बाई आई का जो रीडिंग दे रहे हैं रेसिस्टेंस का, इसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मेजरमेंट देते हैं वो स्टेबलाइजिंग टाइम का बाद देते हैं। वो स्टेबलाइजिंग टाइम इसीलिए देते हैं हमको, इस कोर को सैचुरेट करने के लिए हम लोग देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को वी बाई आई करते हैं आफ्टर स्टेबलाइजिंग टाइम है, अप टू स्टेबलाइजिंग टाइम तक हमको कोर है सैचुरेट होने के लिए टाइम लगता है, और इस वाइंडिंग को, इस हमारा जो जितना भी हमारा इंडक्टेंस बन रहा है इनिशियली जो हमारा वोल्टेज और करंट एप्लीकेशन की वजह से, वो भी आपको नलिफाई करने के लिए भी आपको स्टेबलाइजिंग टाइम आपको यूज़फुल होगा, सो दैट इसका जो वी बाई आई रेटिंग है आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग और स्टेबलाइज्ड डीसी रीडिंग दे देगा फ्रेंड्स। इसीलिए हम लोग स्टेबलाइजिंग टाइम मतलब अगर आपको ऑटोमेटिक किट है तो हम थोड़ा टाइम देते हैं, अगर आप मैन्युअली जो हमारा आप आगे हम लोग टेस्टिंग मेथड्स बताएंगे उसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें स्टेबलाइजिंग टाइम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट है, उसमें आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स है फ्रेंड्स, आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस जैसा आप मेजर कर दिया था यहाँ मैं आपको बताया था, सिंपली आपको वी बाई यहाँ आप मेजर करेगा तो स्टेबलाइजिंग टाइम के बाद वो आपको बन जाएगा, आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये आपका लीड का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए, इसका वी बाई इज इक्वल टू हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, अगर ये शॉर्ट हो गया तो स्टेबलाइजिंग टाइम के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स ऐसा बोलने का, क्योंकि इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स है, जैसा आप बोलेगा तो इसमें आप करंट दे रहे हैं, बेसिकली हमारा जितना भी हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली करंट हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं और इसका अक्रॉस वोल्टेज हम मेजर करते हैं फ्रेंड्स, इस रेजिस्टेंस की इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज बन रहे हैं, करंट इंजेक्ट करके हम लोग इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। सो अभी आपको करंट इंजेक्ट करना है तो आपको करंट कितना इंजेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स आपको, ठीक है। वो एक स्कूल ऑफ थॉट में एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कितना करंट इंजेक्ट करना चाहिए, आप कोई भी करंट इंजेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको आपको यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, डीसी रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग डीसी वोल्टेज देकर। सो इसकी वजह से हमारा कुछ कंस्ट्रेंट्स है फ्रेंड्स, आप कभी भी डीसी रेजिस्टेंस का इसमें जो करंट देते हैं वो करंट है आपको 1% जो ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट है, इससे ऊपर कभी मतलब इसका ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे कभी भी करंट नहीं लेना चाहिए। वो 1% क्यों है फ्रेंड, क्योंकि हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो लेते हैं हमारा
जो मैं आपको यहाँ बताया था हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है जनरली हमारा 1% का आसपास ही रहते हैं। इसीलिए हमारा जो करंट है, इसमें जो हमारा किट में करंट देते हैं वो करंट आपको 1% ऑफ रेटेड करंट का ऊपर होना चाहिए, सो दैट वो करंट आपको मैग्नेटाइजिंग करंट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैग्नेटाइजिंग करंट से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग करंट हम लोग देते हैं, वो हम लोग जनरली 2 टू 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट है। इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, उसका 2 टू 4 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 15% से नीचे होना चाहिए। रेटेड करंट का 15% के नीचे। वो क्यों होना चाहिए फ्रेंड्स? क्योंकि आपका अगर आप लोग 15% के ऊपर अगर इसमें आपको करंट अप्लाई करेगा तो इसमें जो रेजिस्टेंस बनेगा फ्रेंड्स, उसका रेजिस्टेंस से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा हीटिंग का वजह से वो रेजिस्टेंस वैल्यू अलग आएगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगा। ये सारे कंडीशन में क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमको एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए, ये एक्चुअल वाइंडिंग रेजिस्टेंस को पकड़ने के लिए, ये हम लोग एक्चुअल रीडिंग देने के लिए हम लोग ये करंट को आपको जो इंजेक्ट करना है, वो करंट है आपको ये 4 कंडीशन में आपको बताया था वो मीट होना चाहिए। सबसे पहले जो करंट आप इंजेक्ट करेगा, वो 1% ऑफ इसका जो रेटेड करंट है इससे ऊपर होना चाहिए और मैग्नेटाइजिंग करंट से भी ऊपर होना चाहिए और ये हमारा 2 टू 5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग करंट होना चाहिए और हमारा इसका जो रेटेड करंट है इससे 15% का नीचे होना चाहिए फ्रेंड्स। तब भी हमको इसका जो हीटिंग का वजह से इसका जो रेसिस्टेंस चेंज होता है, इसका इफेक्ट आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा मेजरमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमेशा ये आप याद रख लीजिए। इसकी बात फ्रेंड्स मैं आपको बताया था इसका इंडक्टेंस को, आपको ये पूरा इंडक्टेंस को आपको नलीफाई करना है और इसका कोर को आप सैचुरेट कराना है फ्रेंड्स। ठीक है? ये कोर को आपको सैचुरेट कराना है तो आपको क्या करना है, आपको जो आप वोल्टेज देते हैं वो वोल्टेज आपको कितना टाइम तक दे रहे हैं, वो आपको डिपेंड करता है फ्रेंड्स कोर सैचुरेट करने के लिए। तो इसी को ही हम लोग कंप्लायंस वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ हम लोग एक कंप्लायंस वोल्टेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा फ्लक्स इक्वल टू वोल्टेज इनटू टाइम है। आप जो वोल्टेज है कितना टाइम के लिए दे रहे हैं, सो दैट आपको फ्लक्स से मैक्सिमम फ्लक्स पहुंचेगा। अगर ये फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स पहुंचेगा तो डीसी है, कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे मैक्सिमम फ्लक्स पहुंचेगा तो इसका ऊपर आपको फ्लक्स तो जाएगा नहीं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पहुंच गया तो कोर सैचुरेट हो जाएगा, इसके ऊपर आपको कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो आपको इसके बाद आपको कोई भी मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं होगा, इस कंपोनेंट आपको ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए वो कितना जल्दी होगा, दैट डिपेंड्स ऑन फ्रेंड्स कितना ज़्यादा वोल्टेज देगा आप लोग। अगर आपको किट्स का थ्रू आपको जो वोल्टेज अगर आप ज़्यादा दे देगा तो इसका जो स्टेबलाइजिंग टाइम है वो आपका कम होगा। अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज आपको कम है तो स्टेबलाइजिंग टाइम आपको ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये आपका कंप्लायंस वोल्टेज है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा टेम्परेचर है, क्योंकि हमारा वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, या आपको कॉपर का हो सकता है या नहीं है तो एल्यूमिनियम का हो सकता है फ्रेंड्स। या कॉपर या एल्यूमिनियम हमारा मेटल है। आपको पता है फ्रेंड्स हमारा मेटल है, हमारा जितना भी हमारा कंडक्टर्स है, इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर है। ये एक-एक टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस वैल्यू अलग-अलग होगा फ्रेंड्स। तो आप हमेशा इसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का देते हैं, वो कौन सी टेम्परेचर पे दे रहे हैं, वो आपको नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बिटवीन फेजेस, जैसे आपको आर फेज का दिया, इसके बाद वाई फेज, इसके बाद बी फेज दिया, ये तीनों फेज का वोल्टेज, इसका जो वैल्यूज है इसको हम कंपेयर करते हैं। अगर आपको आर फेज का एक टेम्परेचर पे दिया, वाई फेज का दूसरा टेम्परेचर पे और सी फेज का दूसरा टेम्परेचर पे दिया है, तो ये कभी भी इस टेस्ट का आप इंटरपोलेट कर नहीं कर सकते इसको। इसीलिए आपको इस टेस्ट करने का मतलब ही नहीं बनते हैं। तो इसीलिए आपको हमारा जनरली हमारा ऑटोमेटिक किट में आपको इसका टेम्परेचर का इसका एडजस्टमेंट, इसका जो करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी मैनुअल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप इसका जो रेसिस्टेंस आप लोग जो मेजर कर रहे हैं, उसको आपको टेम्परेचर से करेक्शन करके इस रेसिस्टेंस को ही, करेक्टेड रेसिस्टेंस को ही आप कंसिडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वो इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा, आर एस इक्वल टू जो हमारा मेजर्ड रेसिस्टेंस इंटू जो हमारा टेम्परेचर है, डिज़ायर्ड जिस टेम्परेचर पे आपको एक्चुअली आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली हम लोग 75 डिग्रीज़ मानते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का केस में, इसीलिए हम लोग R75 बोलते हैं। 75 डिग्रीज़ का पाथ, इसका रेजिस्टेंस कितना है वो हम जनरली नोट करते हैं। य इसीलिए क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर में देखेगा तो फ्रेंड्स, इसका ऑयल का, जिसका पहले वीडियो में हमने बताया फ्रेंड्स, ऑयल का इसका नेम प्लेट में भी यहाँ दिया गया था।
ऑयल का मैक्सिमम 90 डिग्रीज है, तो हम जनरली 80 डिग्रीज का आसपास इसका ऑयल का हम लोग अलार्म रखते हैं, वो ओवर टेम्परेचर का अलार्म रखते हैं। सो जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है 75 डिग्रीज पे रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग जनरली 75 डिग्रीज का टेम्परेचर पे हम लोग इसका वैल्यू देते हैं। लेकिन हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर या नहीं है, तो ट्रांसफार्मर डाउन होने के बाद जनरली आप ट्रांसफार्मर कभी भी आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस देने के बाद जनरली आप कब लेते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर का ऑयल टेम्परेचर कम होने के बाद लेते हैं आप। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल टेम्परेचर कम हो गया, हमारा एम्बिएंट का टेम्परेचर आ गया या नहीं है, तो ट्रांसफार्मर का इसका जो डाउन का ऑयल का जो नीचे का टेम्परेचर और ऑयल का टॉप है, डाउन टेम्परेचर और ऑयल का टॉप टेम्परेचर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस 5 डिग्रीज का नीचे आ गया, तो तब जनरली हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में आपको जो एक्चुअल टेम्परेचर है 75 डिग्रीज या नहीं है, तो जो टेम्परेचर पे आपको चाहिए उस टेम्परेचर पे चाहिए, तो इसको करेक्शन फैक्टर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें जो करेक्शन फैक्टर में इसका जो टीक है ये दैट इज 234.5 डिग्रीज फॉर कॉपर कंडक्टर है और 225 डिग्रीज है फॉर अल्यूमिनियम कंडक्टर है फ्रेंड्स। सो इसमें ये वैल्यूज डालकर आपको जो टेम्परेचर पे आपको चाहिए उस टेम्परेचर करेक्शन करके आप उस रेजिस्टेंस को आपको करेक्टेड वैल्यू को आपको कंसिडर करना चाहिए फ्रेंड्स इसका मेजरमेंट में। और इस जनरली ये टेम्परेचर को क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ये टेम्परेचर जो हम लोग नोट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जनरली हम लोग टैंक का ऊपर थर्मोमीटर लगा देते हैं फ्रेंड्स टैंक, क्योंकि आपको तीनों फेज का बाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करना है, इसीलिए आपको हर तीनों फेज में जब आप मेजर करते हैं, इसीलिए आपको उसका टेम्परेचर आपको मेजर्ड टेम्परेचर टीएम आपको पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीएम के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर लगा देते हैं टैंक के ऊपर, लेकिन एक्चुअली ये फ्रेंड्स हमको मेन कंस्ट्रेंट यही है, वो आपको टैंक का टेम्परेचर बताते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर का अंदर जो वाइंडिंग में आपको क्या टेम्परेचर है बंद कंडीशन पे उसको पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंद कंडीशन पे आपको ऑयल टेम्परेचर आ जाते हैं लेकिन वाइंडिंग टेम्परेचर एक्यूरेटली नहीं आते, क्योंकि इसमें करंट नहीं रहते हैं। आपको वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है, तो फ्रेंड्स आपको ऑयल टेम्परेचर प्लस आपको जो करंट की वजह से जो हमको वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपको दिखते हैं, लेकिन आपको अगर बंद बंद कंडीशन में आपको ऑलरेडी करंट नहीं है, तो वो आपको टेम्परेचर जो दिखेगा आपको एक्यूरेटली नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस जब करते हैं इसका अंदर वाइंडिंग का क्या टेम्परेचर है वो पता करना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन बहुत सारे टेस्टिंग इंजीनियर्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिंपल एक थर्मोमीटर ले लेते हैं, वो आपको टैंक का ऊपर लगा देते हैं और उसी को ही रेफरेंस देते हैं तीनों फेस में। क्योंकि फ्रेंड्स जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर्स मोस्टली आउटडोर ट्रांसफार्मर्स रहते हैं, जैसे ये टेस्ट मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो एक फेज में जो कर रहा है तो उसमें एक टेम्परेचर हो सकते हैं और दूसरा फेज में आपको दूसरा टेम्परेचर हो सकते हैं, तीसरे फेज में तीसरा टेम्परेचर हो सकते हैं, इसीलिए आपको टेम्परेचर करेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो जिस टेम्परेचर पे आप मेजर कर रहे हैं वो पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तरीका है फ्रेंड्स जनरली जहाँ आपको ऑलरेडी आरटीडीज रखते हैं फ्रेंड्स वाइंडिंग पे, ये जनरली रहता नहीं है, जनरली ड्राई ट्रांसफार्मर्स में रहते हैं, वाइंडिंग के ऊपर डायरेक्ट आरटीडी रखते हैं। उस केस में तो आपको ये हेडेक नहीं रहता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको वाइंडिंग का आरटीडी का जो टेम्परेचर है उसी का बेसिस में हम लोग जनरली लेते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ड्राई ट्रांसफार्मर में अगर आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका जो वाइंडिंग का इसका जो आरटीडी जहाँ जिस मॉनिटर में जाते हैं उसका कंट्रोल सप्लाई कभी बंद नहीं करते फ्रेंड्स, इसको नोट करते हैं टेम्परेचर रेफरेंस के लिए। इसका बाद है फ्रेंड्स हमारा एक और कंस्ट्रेंट है हमारा थ्री फेज का ट्रांसफार्मर में, हम लोग थ्री फेज का ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टार और डेल्टा में यूज़ करते हैं कनेक्शन। और अगर आप देखिएगा तो स्टार में आपको जनरली वाइंडिंग रेजिस्टेंस आप फेज टू न्यूट्रल करते हैं, तो वो तीनों फेज में आप चेक ही कर सकते हैं, लेकिन आप डेल्टा का केस में आप हर एक वाइंडिंग को अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी करेगा तो जो वाइंडिंग है आपको जो नेट जो आपको मेजर करते हैं वो आपको, अगर आप तीनों फेज का सेम समझेगा तो आर आर पैरेलल आर प्लस 0.5 मतलब आपको जो आएगा फ्रेंड्स आर पैरेलल टू आर आएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जो अगर आप इसको मेजर करेगा तो आपको जो आपको एक्चुअल वाइंडिंग पर ये आएगा फ्रेंड्स आपको 1.5 टाइम्स ऑफ, ये बेसिकली आप करेगा तो फ्रेंड्स नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा यहाँ आपको
2/3 आर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आर है, ये 2 आर है, ठीक है। 2 आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 आर है, 2/3 आर आएगा ये। तो इसको आप मेजर जो आपको उल्टा करेगा तो ये क्या आएगा, 3/2 इंटू इसका जो मेजर रेसिस्टेंस है वो आपको पेर फेज का रेसिस्टेंस आएगा। सो आपको 1.5 टाइम्स ऑफ इसका जो रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आपको डेल्टा में, इसका इससे आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको उस फेज का आपको वाइंडिंग रेसिस्टेंस मिल जाएगा जिसमें आप कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसा आपको करना पड़ेगा इन केस ऑफ डेल्टा। लेकिन स्टार का केस में आपको ये हेडेक नहीं होते हैं। लेकिन स्टार का केस में भी आप इन केस आपको दो वाइंडिंग को एक साथ कर रहे हैं तो तब भी आपको ऐसा करेक्शन फैक्टर देने का ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स। इसकी बाद है फ्रेंड्स आपको जैसे फ्रेंड्स ये हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस अभी आपको कितना प्रकार से चेक करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये फर्स्ट 4 मेथड से फ्रेंड्स ये आपको एनालॉग मेथड से हैं, और चौथा मेथड है फ्रेंड्स हमारा ऑटोमेटिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट के थ्रू करते हैं। सबसे पहले मेथड है फ्रेंड्स बेसिकली फंडा तो किसी में भी यही मेथड है फ्रेंड्स, इसी का बेसिस में ही ऑटोमेटिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस में भी चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है करंट वोल्टेज मेथड है। इसके बाद हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज या ब्रिज मेथड ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारा केल्विन ब्रिज मेथड है। हमारा चौथा मेथड है फ्रेंड्स केल्विन डबल ब्रिज मेथड है फ्रेंड्स। और हमारा लास्ट मेथड है जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली और वाइडली आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट हैं, उसके थ्रू हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं फ्रेंड्स। तो एक-एक मेथड के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जो हमारा ऑटोमेटिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल बात करेंगे, और बाकी 4 मेथड के बारे में बहुत ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा करंट वोल्टेज मेथड है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यही प्रिंसिपल आपको इवन ऑटोमेटिक करंट इंजेक्शन मेथड में भी हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक करंट सोर्स जैसे ही मान लीजिए, सबसे पहले आपको करंट मेजर करने हैं। इसके बाद 2 वोल्ट्स लोड में आपको वोल्टेज मेजर करना है फ्रेंड्स, इसका जो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही मेथड है आपको। तो पहले ये यहाँ मीटर रखते हैं, इसके बाद आपको जिस साइड आपको रेजिस्टेंस मेजर करने हैं उसकी थ्रू उसकी साइड आपको वोल्टेज मेजर करने हैं। और इसमें जो वी बाई आई करेंगे हम लोग, इसका रेजिस्टेंस है हम नोट करेंगे, और उसको आप टेम्परेचर करेक्शन करके, और इसका जो वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन का करेक्शन है, अगर डेल्टा है तो मैं आपको जस्ट पहले बताया था 1.5 टाइम्स करना है उसका, ये दोनों फैक्टर करके इसका जो रेजिस्टेंस आएगा उसको आप नोट करना है फ्रेंड्स। ऐसा आपको तीनों फेज में आपको रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ये एक्चुअल मेथड है फ्रेंड्स। इसमें आपको एक्चुअली आपको करंट या इंजेक्ट करके वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, नहीं तो वोल्टेज इंजेक्ट करके करंट मेजर कर रहे हैं, इसका वी बाई कर रहे हैं, एक्चुअली इम्पीडेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और मेथड है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी नॉन रेजिस्टेंस पता है आपको, तब इसके साथ कंपेयर करके हम लोग जो रेजिस्टेंस करते हैं, ये हमारा कंपैरिजन मेथड है फ्रेंड्स। इसमें इसको हम बोलते हैं ब्रिज मेथड है। हमको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपको 3 आर्म का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको पता है, तो चौथा आर्म का रेजिस्टेंस वैल्यू इसको वेरी करके, जहाँ आपको नल मीटर 0 होते हैं, यहाँ आपको गाल्वानोमीटर का रीडिंग 0 होते हैं, वो आपको ब्रिज बैलेंस बनते हैं। बैलेंस कंडीशन पे ये आपका इक्वेशन है फ्रेंड्स हमारा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपको कोई भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ये चेंज करके, आपको अगर आपको तीनों वैल्यू का रेजिस्टेंस पता है तो कौन सी वैल्यू पे आपको गैल्वानोमीटर का रीडिंग 0 हो रहे हैं, इस वैल्यू को मतलब आपको नोन रेसिस्टर को, आपको जो रेसिस्टर नोन है उसको चेंज करके जितना वैल्यू पे आपको रीडिंग 0 हो रहे हैं उस वैल्यू को हम लोग मानते हैं हमारा जो मेजर्ड रेजिस्टेंस है। तो यही मेथड का थ्रू हम लोग कंपैरिजन मेथड बोलते हैं इसको। नोन रेजिस्टेंस से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स हमारा, जो हमारा ट्रांसफार्मर में जिसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, इसका जो लीड का जो रेजिस्टेंस है वो भी इसका ऊपर आपको अफेक्ट करेगा। आपका लीड है जनरली 100 या 150 माइक्रो ओम का लीड का रेजिस्टेंस आते हैं, इसका वैल्यू इसमें कंसिडर नहीं करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केल्विन ब्रिज मेथड में जाते हैं। उसमें आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको जो लीड का रेजिस्टेंस का साथ इसका जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होते हैं। इसका वैल्यू आप देखिएगा तो सेम है, लेकिन R इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस है। इसमें जो इसका जो लीड है वो आपको केल्विन का लीड होगा फ्रेंड्स, वो आपको आगे बता देंगे केल्विन का लीड क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स इस मेथड में, सो नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स केल्विन डबल ब्रिज मेथड है फ्रेंड्स, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। उसमें भी आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू, ये इसका इक्वेशन है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन का थ्रू बाकी सारे रेजिस्टेंस आपको पता ही है, इस वैल्यू का थ्रू हम लोग इसका रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे ये चारों की चारों मेथड आपको एनालॉग मेथड से फ्रेंड्स, आपको पुराना कन्वेंशनल मेथड से है, लेकिन आजकल इसमें कोई जनरली यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जनरली हमारा पास ऐसा किट रहता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक वैनगार्ड का TRM 20 का किट दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये इसके अंदर एक करंट सोर्स है, हम लोग करंट इंजेक्ट करके इसका वोल्टेज मेजर करते हैं और किट अपने आप इसका वैल्यू दे देते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये किट में बहुत ही अच्छा फीचर्स है फ्रेंड्स। ये किट इसका बाद एक बार टेस्ट होने का, टेस्ट आपको एस्टेब्लिश करने के टाइम पे अपना आप थोड़ा स्टेबलाइजिंग टाइम भी एस्टेब्लिश करेगा। जब वैल्यू एकदम स्टेबलाइज्ड वैल्यू होगा उसी टाइम पे ये वैल्यू रीड करेगा। और इसमें ये दूसरे एडवांटेज है फ्रेंड्स, जैसा किट बंद होने के बाद इसका जो सप्लाई, ये कि सप्लाई बंद होने के बाद इसमें जो भी हमारा डिस्चार्ज भी ये करते हैं, इसके बाद वो जो आपको वाई कोर का डीमैग्नेटाइजेशन करना है वो भी आपको पॉसिबल होते हैं फ्रेंड्स किट का थ्रू। सो सारे के सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली ये हमारा किट है। तो इसके थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ आपको देखेगा तो दो दो वाइंडिंग को आपको एक साथ भी कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल सारे के सारे हैं। तो बेसिकली ये हमारा किट है फ्रेंड्स, हमारा करंट इंजेक्ट करते हैं, हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा किट है, ऑटोमेटिक इंजेक्शन किट है ऑटोमेटिक का। ये सिंपली आपको बहुत ही सेफ किट है और इसके थ्रू आपको वैल्यू है, और इसमें आपको जो टेम्परेचर कंपनसेशन है और इसका जो वोल्टेज का साथ जो आपको स्टेबलाइजिंग टाइम देने हैं वो सारे के सारे इसका टेम्परेचर कंपनसेशन आपको एम्बिएंट टेम्परेचर इसमें डाल कर ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर करेक्शन वैल्यू, टेम्परेचर का साथ जो करेक्टेड वैल्यू है वही वैल्यू हमको यहाँ डिस्प्ले में दिखते हैं। इसका जो फंडा है फ्रेंड्स, बेसिकली आप यहाँ देखिएगा तो जो लीड है फ्रेंड्स, आपको एक करंट लीड है एक वोल्टेज लीड है। आप सबसे पहले मेथड आपको करंट वोल्टेज का मेथड में आपको बताया फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करंट सोर्स देते हैं और वोल्टेज मेजर करते हैं। तो यही मेथड है यहाँ भी आपको, सो दैट उस मेथड में आपको क्या होगा, आपको एरर कम होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको 4 बाय रेजिस्टेंस मेजरमेंट है, आपको कभी भी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स कोई भी लो रेजिस्टेंस है, आपको कभी लो रेजिस्टेंस वैल्यू को आपको मेजर करना है तो 4 बाय मेजरमेंट है, बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। इसमें आपको आउटर साइड आपको करंट इंजेक्ट करते हैं और इसका इनर में आपको वोल्टेज मेजर करते हैं, और किट अपने आप वीबे करके इसका रेशियो निकाल के इसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर करेक्टेड रेजिस्टेंस वैल्यू आपको देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आउटर साइड है C1 C2 का करंट प्रोब लगाते हैं और इनर साइड आपको P1 P2 का पोटेंशियल प्रोब लगाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू आपको वीबे करके हमको पता चल जाते हैं। लेकिन आपको ये आपको 4 लीड लगाना हर बार मुश्किल होता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको अभी अभी का ज़माने में आपको केल्विन स्टाइल का लीड सेट आता है फ्रेंड। इसमें आप देखिएगा तो केल्विन का क्लिप टाइप है, इसमें आपको जो P और C, मैं आपको जो बताया फ्रेंड्स, आपको P और C, P1 C1, ऐसा आप 2 लीड ले लीजिए, एक लीड में ये दोनों का फीचर आ जाएगा। P1 C1 है, एक लीड को ऐसे लगाएगा तो आपको करंट भी एक एक साइड से आ रहे हैं और वोल्टेज भी ये आपको मेजरमेंट ले रहे हैं। ऐसे दूसरा लीड में आपको P2 C2 ये करंट रिटर्न जाएगा और वोल्टेज भी आपको मेजरमेंट ले लेगा फ्रेंड्स। सिंपल ऐसे आपको केल्विन क्लिप टाइप आप ले लेगा तो ठीक है, आपको करंट नीचे वाला करंट इंजेक्ट कर रहे हैं और ऊपर आपको वोल्टेज का मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको क्लैंप टाइप है, इसमें भी आप देखिएगा तो इस साइड से आपको करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आपको पी साइड यहाँ आपको वोल्टेज आपको मेजर कर रहे हैं। ऐसा आपको फिक्स्ड पॉइंट टाइप है, जहाँ आपको फिक्स करना है वहाँ आपको ऐसा कर सकते हैं, जहाँ आपको स्प्रिंग पॉइंट है यहाँ आपको लगाना है तो यहाँ आप ऐसा लगा सकते हैं। एक ऐसे वाला लीड है हम लोग बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक 100 एम्पियर का जनरली आप देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसा लीड देखा होगा, केल्विन क्लैम्प बोलते हैं इसको 100 एम्पियर का। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो ये क्लैम्प है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसा ऊपर पोजीशन में ऐसे दिख रहे हैं, ये आपको एक आपका करंट का क्लैम्प है और दूसरा आपका वोल्टेज का है फ्रेंड्स। ठीक है, आप करंट इंजेक्ट करते हैं, दूसरे में वोल्टेज मेजर करते हैं।
ठीक है, आपको सिंगल क्लैंप में आपको दोनों फीचर आपको हो जाएगा, नहीं है तो आपको 4 क्लैंप लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, 4 क्लैंप लेना पड़ेगा। इसका कनेक्शन थोड़ा-सा मतलब जो बंदा टेक्निकल पर्सन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का केस में आपको नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसका क्लैंप लगाना है तो आसान से लगा सकते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ का केस में इन केस आपको करंट प्रोब और वोल्टेज प्रोब आगे-पीछे करेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट वैल्यू है वो आपको गड़बड़ आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको इनएक्यूरेट रीडिंग्स आ जाएगा। इसीलिए आपको इस केस में आपको जहाँ 4 प्रोब रहते हैं उसमें हमेशा आउटसाइड आपको करंट लगाना है, इनसाइड आपको वोल्टेज लगाना है फ्रेंड्स। लेकिन आपको केल्विन क्लैंप में आपको केल्विन सेट का लीड में आपको कोई भी हेडेक ही नहीं है उसका। इसकी बात है फ्रेंड्स, हम लोग जनरली क्या है, आप कभी भी टेस्ट करते हैं तो एक गलती आप सब लोग करते हैं फ्रेंड्स। आप कभी भी इसका आउटर रिम का जो करते हैं फ्रेंड्स, आपको आप जनरली है फ्रेंड्स, और जैसे ये हमारा स्टार कनेक्शन का 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसमें आपको इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करना है सिंगल फेज किट के थ्रू। तब आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको फर्स्ट वाला इस रिम का आपको आप इसका अगर आपको इस लेग का आपको करंट इंजेक्शन है फ्रेंड्स H1 H2 ऐसा दे दिया, तब आप इसका फ्लक्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसका अपसाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस फंडा क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था, इस वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट आपको तभी लेना है, एक हम डीसी दे रहे हैं, दूसरा ये कोर को सैचुरेट करने के बाद, ये कोर जब आपको कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है इसके बाद ही इसका वैल्यू आपको आना चाहिए। तो इसीलिए कोर को सैचुरेट करना है तो क्या करना है आपको, कभी भी आप इसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस नेक्स्ट टाइम जो मेजरमेंट टू फर्स्ट टाइम आप आर को ले लिया, इसका वाई में लेना है तो आपको वाई को भी आपको जो फ्लक्स डायरेक्शन है इसी साइड होना चाहिए, तब भी आपको कोर ऑलरेडी सैचुरेट रहे तो आपको जल्दी वैल्यू मिलेगा और एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा फ्रेंड्स। अगर इन केस आपको आर फेज का रीडिंग है फ्रेंड्स, आप H1 H0 ले लिया, इसकी वजह से आपको फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे ही है, यहाँ आप देखिएगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे ही है, लेकिन आपको आउटर आउटर लेग में जो भी आपको करंट इंजेक्शन देगा फ्रेंड्स, इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो मैक्सिमम फ्लक्स है आपको मिडिल रिम में ही जाएगा, क्योंकि इसका रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आपको लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स इसी रिम में जाएगा और इसमें आपको जाएगा नहीं है। तो इसीलिए आपको कभी भी आपको मिडिल में क्या करना है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देना है। सो दैट आपको क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिएगा तो फ्लक्स से हैं, आप H1 H0 में करंट देने की वजह से आपको फ्लक्स से अपसाइड जा रहे हैं ये रिम में, और बी रिम में फ्रेंड्स आपको डाउन में जा रहे हैं, और सी रिम में भी आपको डाउन में ही जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको करंट डायरेक्शन डाउन होने की वजह से आपको फ्लक्स डायरेक्शन अप साइड है। तो आप जब आपको वाई फेज में भी आप देते हैं तब आपको क्या करना है, फ्लक्स डायरेक्शन आपको इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट अगर आपको दोबारा H2 H0 में ही दे देगा तो फ्लक्स आपको क्या होनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो जितना भी यहाँ आपको ऑलरेडी कोर सैचुरेट हो गए हैं उसको आपको नलीफाई करना पड़ेगा जीरो को, इसके बाद ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेट होना चाहिए, उसमें आपको टाइम पड़ेगा और बहुत बार क्या होगा, वो कंप्लीटली कोर सैचुरेट नहीं हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको क्या होगा, ये आपको इनएक्यूरेट रीडिंग दिखेगा, ये वैल्यू सही दिखेगा, ये वैल्यू गलत दिखेगा। इसीलिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कभी भी आपको स्टार बाइंडिंग ऐसे दिखते हैं, इसमें जो आउटर रिम में आप इसको जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन में आउटर रिम में इसका मेजर करते हैं, इसका जो मिडिल रिम में इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंजेक्ट करके इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट लेना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपको यहाँ बताया था। आपको ए फेज में अगर H1 H0 का डायरेक्शन में अगर दे रहेगा तो, और सी फेज में भी आप H3 H0 में पे अगर दे देगा तो, मिडिल फेज में क्या करना है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको क्लैंप को ऑपोजिट इंजेक्ट करके करंट को ऑपोजिट इंजेक्ट करके इसका वैल्यू लेना चाहिए, सो दैट इसका फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो आपका जो कोर है ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो सैचुरेशन डायरेक्शन में ही रहेगा, और आपका रीडिंग है एकदम एक्यूरेट और अच्छा रीडिंग आएगा फ्रेंड्स। तो बहुत सारे टेस्टिंग इंजीनियर यहाँ आपको गलत करते हैं फ्रेंड्स। तो सिमिलरली आप डेल्टा वाइंडिंग में जो आप डेल्टा लेते हैं, डेल्टा में भी सेम है फ्रेंड्स, सिमिलर है। आपको अगर आउटर रिम में जो आपको आउटर में जो आप करंट डायरेक्शन लेते हैं, इसका अगर आपको डाउनवर्ड है, आप H1 H3 में दे दिया करंट, ठीक है, आउटर में, तब आपको फ्लक्स क्या बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो आपको मिडिल रिम में क्या देना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा H1 H2 में, सो दैट आपको फ्लक्स का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, आउटर रिम में आपको H1 H3 और H3
H2 में दे रहा है तो मिडिल में आपको क्या करना है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में H1 H2 में आपको करंट देना पड़ेगा, सो दैट इसका रीडिंग आपको एक्यूरेट बनेगा। ये बहुत सारे टेस्टिंग इंजीनियर यहाँ आपको गलत करते हैं फ्रेंड्स, इसी सीक्वेंस में आप जनरली दे देते हैं, लेकिन वो आपको गलत रीडिंग बहुत बार देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, इसका जो टेस्ट रिजल्ट आते हैं वो टेस्ट रिजल्ट को आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं उसमें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको ये ड्यूअल वाइंडिंग इंजेक्शन है, मैं आपको इस किट में भी आपको देख रहा था फ्रेंड्स। इस किट में हम लोग जो देखा था, इस किट में आपको दो वाइंडिंग है फ्रेंड्स, आपको ड्यूअल वाइंडिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्यूअल वाइंडिंग में आपको एडवांटेज है फ्रेंड्स, क्या एडवांटेज है फ्रेंड्स, ड्यूअल वाइंडिंग का एक साथ आपको दोनों को करने की वजह से आपको जो टेस्टिंग टाइम है, जो आपको टेस्ट करने के टाइम पे जो टाइम लगते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी का तीनों फेज का 3 मेजरमेंट लेना पड़ेगा, सेकेंडरी का तीनों फेज का 3 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का केस में आप क्या कर रहे हैं, अगर प्राइमरी का सेकेंडरी का जोड़ दिया था, अगर आपको H1 H2 H0 प्राइमरी है, X1 X0 सेकेंडरी है, आप अगर H0 और X1 जोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया और आप करंट इंजेक्ट कर रहे हैं H1 और X0 में, ये दोनों सीरीज करके अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइनली वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, आपको ये तीनों फेज का डिफरेंस देखना है, वो डिफरेंस आपको 2% का अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स, एज पर IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसका जो डिफरेंस है, आपको जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ रही है और ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ये तीनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस आएगा वो मैक्सिमम डिफरेंस आपको 2% से नीचे होना चाहिए। तो आप अगर आपको प्राइमरी का तीनों रीडिंग दे दिया, या नहीं तो सेकेंडरी का तीनों रीडिंग दे दिया, या नहीं तो दोनों क्लब करके दे दिया, फिर भी आपको सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको आरपी प्लस आरएस ऐसा आपको ये दो तीनों का भी अगर आप डिफरेंस में 2% का अंदर है, तो ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट का टेस्ट है, ये पास हो गया फ्रेंड्स। इसीलिए और इसीलिए इसमें आपको क्या होगा, इसका टेस्ट टाइम है, आपको नंबर ऑफ टेस्ट मेजरमेंट से वो कम होगा और टेस्टिंग का टाइम भी कम होगा फ्रेंड्स। और दूसरा एडवांटेज है, इसमें जो स्टेबलाइजिंग टाइम है कम रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ क्या रहे फ्रेंड्स, हम सेम वोल्टेज दे रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ ज़्यादा है। सिर्फ आपको प्राइमरी नहीं दे रहे, आप प्राइमरी और सेकेंडरी जोड़ने की वजह से आपको नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स प्लस सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी वजह से जो एन इंटू आई इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स लिंकेज है, वो ज़्यादा होगा, इसका एमएमएफ ज़्यादा होगा, इसकी वजह से इसका कोर है जल्दी सैचुरेट होगा। इसकी वजह से इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आपका इसका जो स्टेबलाइजिंग टाइम है कम होगा और किट भी आपको जल्दी, मतलब ये इसकी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में आपको जल्दी आप इसका टेस्ट को खत्म कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ड्यूअल वाइंडिंग इंजेक्शन भी बहुत बार करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको फ़ायदा ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको जहाँ आपको जनरली किट मेजर करते हैं फ्रेंड्स, आपको एक और तरीका है फ्रेंड्स, आपको जनरली आप क्या करते हैं, सिंगल फेस किट ही यूज़ करते हैं, चीप है। अगर आप सिंगल फेस किट यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो फॉर एग्जांपल इसका सेकेंडरी का ले रहे हैं फ्रेंड्स रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकेंडरी का ले रहे हैं तो जनरली क्या करते हैं, X1 X0 का लेते हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट वही वीबीआई लेते हैं और वही हमारा एक का नेक्स्ट टाइम करने के टाइम पे दोबारा इसका क्लैंप को चेंज करना पड़ेगा X2 में, और इसका बी फेज में करना है तो दोबारा क्लैंप चेंज करना पड़ेगा, ऐसे सेकेंडरी प्राइमरी में करना है तो दोबारा इसका सारे क्लैंप्स को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपका पास ऑलरेडी 3 फेज का लीड है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आपको हर बार आपको ट्रांसफार्मर का ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़कर इसका क्लैंप को चेंज करना है। जब टेस्ट होता है फ्रेंड्स, इसका ऊपर आदमी खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि ये इंजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको हर बार आदमी नीचे उतरना पड़ेगा, जैसे टेस्ट रीडिंग आने के बाद दोबारा इसका ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपको टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपका पास अगर 3 फेज का लीड है, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली आपको 2 3 फेज का लीड दे दीजिए। आप यहाँ देखिएगा तो ये हमारा प्राइमरी का वाइंडिंग है, ये हमारा सेकेंडरी का वाइंडिंग है, एचवीएलवी का वाइंडिंग है, तो सिंपली आप देख लीजिए, दो दो 3 फेज का लीड दे दिया मैंने, आर वाई बी न्यूट्रल और आर वाई बी न्यूट्रल। मैंने सिंपली ट्रांसफार्मर में एचवी साइड आपको आर वाई बी न्यूट्रल लगा दिया है और एलवी साइड भी आर वाई बी न्यूट्रल लगा दिया है। लेकिन यहाँ आपको किट का पास हमारा 8 लीड ये लेकर आ गया था और इसमें मार्किंग है। सिंपली मैंने यहाँ आपको क्या करूँगा, जिस फेज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल एचवी का आर फेज़ का रेजिस्टेंस मेरे को मेज़र करना है, तो सिंपली किट में इस लीड और इसका जो न्यूट्रल का है एक्स नॉट, एच वन और एच नॉट का लीड है, यहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद H2 एच नॉट का रीडिंग देना है तो सिंपली मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, H1 का रीड है, इसका आर का लीड निकाल देता हूँ, वाई का लीड लगा देता हूँ, सो दैट आपको किट में ही चेंज करने से आपको हो जाएगा। वो ट्रांसफार्मर
का ऊपर चढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली आपको टाइम भी सेव होगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है अगर आपके पास 3 फेज़ का लीड्स है तो। क्योंकि आपको किट में वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं फ्रेंड्स, वो टाइम है मैक्सिमम आपको ट्रांसफार्मर को ऊपर जाने की वजह से और इसका किट का लीड चेंज करने से उसी में ही होते हैं। अगर आपका सारे लीड किट के पास आ गए तो सिंपली किट में आपको चेंज करना है तो बहुत ही इफेक्टिवली आप कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जो इससे टाइम से हिसाब से टेम्परेचर वेरी होते हैं, वो भी आपको टेम्परेचर एरर भी आपको कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है? और आपका टाइम भी बहुत ही सेविंग हो जाएगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स? ये सिंगल फेज़ किट अगर आपके पास 3 फेज़ लीड है, सिंगल फेज़ किट है तो आप आराम से 2 3 फेज़ लीड लेकर आपको बहुत जल्दी आप इसका टेस्ट को खत्म कर सकते हैं। ये सारे फ्रेंड्स आपको सिंगल फेज़ किट है तो। लेकिन आजकल में फ्रेंड्स आपको 3 फेज़ किट भी आ रहे हैं, लेकिन 3 फेज़ किट में एक ही है फ्रेंड्स, आपका कॉस्ट ज़्यादा है 3 फेज़ किट, ठीक है? लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 3 फेज़ किट ले लेगा तो जैसे मैं आपको यहाँ दिया हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा 3 फेज़ किट है। 3 फेज़ किट में हमको सिंगल शॉट में हमको तीनों फेज़ का रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाएगा फ्रेंड्स, सिंगल शॉट में, एक वैल्यू का रीडिंग में, ठीक है? आपको तीनों फेज़ का आरवाईबी का भी दे रहा हूँ और इसका सॉरी फ्रेंड्स, तीनों फेज़ का आरवाईबी का रीडिंग भी दे रहा हूँ और इसका न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर दिया मैंने, तो सिंगल शॉट में हमको तीनों फेज़ का रेजिस्टेंस आ रहा है। इसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है फ्रेंड्स, ठीक है? और दूसरा है फ्रेंड्स, आपको ये जो आपको जहाँ आपको सिंपल स्टार वाइंडिंग है, वहाँ आपको ये ठीक है, लेकिन जहाँ आपको डेल्टा वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, वहाँ आपको किट में आपको करेक्शन फैक्टर डालना पड़ते हैं। इसका वाइंडिंग कनेक्शन या नहीं है तो वाइंडिंग कनेक्शन मेंशन करना पड़ता है। अगर अदरवाइज़ क्या करते हैं, किट आपको एर्रोनेयस रिजल्ट्स दे देगा, क्योंकि आपको बस पता है फ्रेंड्स, स्टार में तो ये सेम रीडिंग आएगा, लेकिन डेल्टा का केस में आपको जो आपको रीडिंग दिखना चाहिए, आपको 1.5 टाइम्स ऑफ मेजर रीडिंग दिखना चाहिए, वो तभी किट को समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, आप सही से इसका एंटर किया तो, ठीक है? अगर ये डेल्टा वाइंडिंग है या नहीं है तो इसका जो करेक्शन फैक्टर है, वो आपको किट में आपको इनिशियली जब किट को सेटअप करते हैं, इसको टेस्ट के पहले वो सेटअप अगर सही से नहीं किया तो बहुत ही गलत रिजल्ट्स आएगा और इसकी वजह से पूरा आपको इसका जो ट्रबल शूटिंग है पूरा गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको सिंगल फेज किट इसीलिए मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि डेल्टा या स्टार है, सिंगल फेज मेजरमेंट्स देंगे हम लोग और कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बाहर ही करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे। लेकिन 3 फेज किट में क्या है, आपको सारे के सारे आपको सेटअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेटअप गड़बड़ कर दिया तो आपको पूरा आपको ट्रबल शूटिंग है, मतलब जो आपको किट का वैल्यूज़ मैच नहीं होगा, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको कभी भी ये 3 फेज़ किट में मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें 3 फेज़ किट में ये है, हमको वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा हर एक टैप में हमारा प्राइमरी का तीनों वाइंडिंग का और सेकेंडरी का तीनों वाइंडिंग का आपको इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है और इसका जो वाइंडिंग डिफरेंस है मैं आपको बताया था 2% का अंदर रहना चाहिए फ्रेंड्स। ये तीनों फॉर एग्जांपल इसका कोई भी एक टैप में इसका जो वाइंडिंग है, फॉर एग्जांपल टैप 1 में मैंने आर फेज़ का, वाई फेज़ का और बी फेज़ का तीनों फेज़ का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेज़र किया था। इसको जो मैक्सिमम डिफरेंस है तीनों तीनों के बीच में जो मैक्सिमम वाइंडिंग डिफरेंस है वो 2% का अंदर रहना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ आपको 0.26% है, सो ये टेस्ट में ये पास हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसा आपको हर एक टैप में इसका तीनों फेज़ का वाइंडिंग का जो डिफरेंस है आपको 2% का अंदर होना चाहिए। और जो हमारा रेजिस्टेंस हमारा मेज़र कर रहे हैं हम लोग एम्बिएंट पे मेज़र कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा किट का रेजिस्टेंस दिखेगा वो आपको करेक्टेड वैल्यू है, जो हम लोग इसका 75 डिग्री से हम लोग जनरली एंटर करते हैं फ्रेंड्स, आपको करेक्शन फैक्टर है, वो आपको जो टेम्परेचर पे आपको चाहिए वो आपको ऑटोमेटिक किट है तो उसमें आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल मेथड मेथड कोई यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है उसको आप डाल के आपको करेक्शन फैक्टर करके आप इसका वैल्यू को ही कंसीडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है? जो किट में आपको वैल्यू आते हैं वो वैल्यू को कभी कंसीडर नहीं करना है, आपको टेम्परेचर करेक्टेड वैल्यू को ही कंसीडर करना है कभी भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा टेस्ट रीडिंग का जो स्टेबलाइजेशन टाइम है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले बताया था, जो हमको स्टेबलाइजिंग आपको मैग्नेटिक कोर है वो सैचुरेट होने तक हमको हमारा रीडिंग जो भी आएगा हमारा वोल्टेज और करंट का रीडिंग है, वी बाई आई का रीडिंग, इसका जो रेजिस्टेंस रीडिंग है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक कोर सैचुरेट नहीं है और इसका जो इंडक्टेंस है चेंज ऑफ करंट की वजह से, जो इनिशियली इंडक्टेंस की वजह से भी इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू इनिशियली सही नहीं आएगा। इसीलिए हमारा किट में या नहीं है तो मैनुअल मेथड में तो थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है? वो टाइम है फ्रेंड्स डिपेंड करता है टेस्ट करंट के ऊपर सबसे पहले। अगर आपका टेस्ट करंट ज़्यादा है तो
क्या होगा फ्रेंड्स, आपका स्टेबलाइजिंग टाइम भी कम होगा। मैं एक ट्रांसफार्मर में 3750 केवीए का 13.8 केवी बाई 2.4 केवी का एक ट्रांसफार्मर में अगर हम ले लेंगे तो इसका देखिए दीजिए फ्रेंड्स, आप 10 एम्पीयर में इसका स्टेबलाइजिंग टाइम है 101 सेकंड है। अगर आप 50 एम्पीयर में आप टेस्ट करंट करेंगे तो 80 सेकंड में इसका स्टेबलाइजिंग टाइम है। तो स्टेबलाइजिंग टाइम है प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट करंट बढ़ा दिया तो। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है इन केस कंप्लेंट्स वोल्टेज है। आपको पहले भी पता है फ्रेंड्स, आपको अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इसका स्टेबलाइजिंग टाइम कम होगा, और वोल्टेज कम है तो इसका स्टेबलाइजिंग टाइम ज़्यादा ही होगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा 40 वोल्ट का टेस्ट वोल्टेज पे है। इसका जो स्टेबलाइजिंग टाइम है फ्रेंड्स 67 सेकंड है। मैं आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, मिडिल वाले में अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज़ किया तो ये क्या होगा, स्टेबलाइजिंग टाइम कम ही होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोर सैचुरेट हो गया है। इसका सेकंड रीडिंग आप मिडिल वाले में दे रहे हैं तो इसका टाइम कम ही होगा, और थर्ड वाले में बराबर टाइम लेगा फ्रेंड्स। ठीक है। और ऐसे आपको इन केस आपको टेस्ट वोल्टेज बढ़ा दिया तो आपको क्या होगा, स्टेबलाइजिंग टाइम कम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका फ्लक्स है वोल्टेज इनटू टाइम है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा दिए तो इसका जो स्टेबलाइजिंग टाइम ऑब्वियसली कम होगा सैचुरेट होने में। इसीलिए आपको सही से चूज करना है, सो दैट आपको स्टेबलाइजिंग टाइम आपको प्रॉपरली, जो आपको कम चाहिए तो आपको वोल्टेज ज़्यादा देना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। सो ये इसका फंडा है फ्रेंड्स कंप्लेंस वोल्टेज का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको ड्यूअल वाइंडिंग इंजेक्शन है, जहाँ आपको ड्यूअल वाइंडिंग करते हैं वहाँ भी आपको क्या है फ्रेंड्स, सिंगल वाइंडिंग से आपको ड्यूअल वाइंडिंग में टाइम कम लगता है फ्रेंड्स। आपको सिंगल वाइंडिंग में आप देखेंगे तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बताया था, सिंगल वाइंडिंग में आपको H1 H0 को पहले मेजर कर रहे हैं, इसके बाद X1 H0 को मेजर कर रहे हैं, दो मेजरमेंट ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको ड्यूअल वाइंडिंग में क्या हो रहा है, अगर आपको दोनों वाइंडिंग को सीरीज में बना दिया तो नंबर ऑफ टर्न से आपको सम्मेशन हो गया, इसकी वजह से एन आपको बढ़ गया है, तो सो आपको जल्दी कोर सैचुरेट हो जाएगा। सो इसका स्टेबलाइजिंग टाइम भी आपको कम रहेगा फ्रेंड्स, और आपको रीडिंग भी एक साथ आ रहा है। देख लीजिए, H1 H2 और X1 X2 का रीडिंग एक साथ आपको 72 सेकंड का अंदर आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपको यहाँ आप देखेगा तो H1 H2 का रीडिंग है 60 सेकंड में आ रहे हैं। इसके बाद X1 X2 का रीडिंग दोबारा लेना पड़ेगा, वो आपको 101 सेकंड का बाद आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो जनरली एलटी का साइड जो थोड़ा ज़्यादा आता है, ऐसे ही है फ्रेंड्स। सो ये है आपको सम्मेशन में, अगर आपको ड्यूअल इंजेक्शन एक साथ कर दिया तो क्या होगा, आपको स्टेबलाइजिंग टाइम भी आपको कम पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको सिंगल फेज या टू फेज मेजरमेंट्स, आप अगर सिंगल फेज मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको H1 H0 में एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा इसके बाद H0 H2 में एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा, इसके बाद H3 H0 में एक मेजरमेंट लेना पड़ेगा, 3 मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा। अगर आपको नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कम करना है तो फ्रेंड्स आप सिंपली क्या करना है, टू फेज का मेजरमेंट ले सकते हैं। सिंपली आप क्या करना है, फर्स्ट मेजरमेंट है आप H1 से H3 ले लीजिए। इसके बाद आप सिंपली आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, H2 टू H0 ले लीजिए फ्रेंड्स, दो मेजरमेंट है। ऐसा सेकेंडरी में भी ऐसे ही ले लीजिए, H1 H0 ये और ये ले लीजिए। सो इससे आप डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है। जो इसका वैल्यू आते हैं, इसका वैल्यू आधा आधा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक ही कंस्ट्रेंट है, जब आप प्राइमरी का H1 टू H3 ले रहे हैं तो इसमें आपको जो इसका रेसिस्टेंस आएगा, इसका H1 का, इसका बुशिंग का, इसका कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस और इसकी रेसिस्टेंस, इसका बाद इसका बी फेज का रेसिस्टेंस और इसका HT का बुशिंग रेसिस्टेंस आएगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको H2 H0 का केस में क्या होगा, H2 का बुशिंग रेसिस्टेंस, इसका वाइंडिंग रेसिस्टेंस प्लस इसका न्यूट्रल का बुशिंग रेसिस्टेंस आएगा। वो आपको जनरली 100 टू 150 माइक्रो ओम रहेगा, लेकिन वो आपको यहाँ बाईपास हो गया। अगर इस वैल्यू का अगर आप 100 या 150 माइक्रो ओम अगर एडिशनल ऐड कर दिया, इसको आप करेक्शन कर दिया मैन्युअली किट में, तो वैल्यू एकदम बराबर आपको आ जाएगा, और आपका टाइम कंजम्पशन बहुत ही कम होगा फ्रेंड्स। तो ये आपका टेस्ट रीडिंग का स्टेबलाइजिंग टाइम के बारे में फ्रेंड्स। एक बार टेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट को आपको हमेशा सेफ डिस्चार्ज करना है फ्रेंड्स। सेफ डिस्चार्ज का क्या ज़रूरत है आपको किट में, क्योंकि हम लोग जो डीसी सोर्स दे रहे हैं, और वो डीसी सोर्स की वजह से हमारा जो इंडक्टर ये हमारा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा ट्रांसफार्मर एक इंडक्टर सर्क्यूट है, वो आपको एनर्जी ऑलरेडी स्टोर कर दिया था इसका फ्लक्स की वजह से, और इसको आप सडनली काट दिया, या नहीं है तो आपको किट टेस्ट करने के टाइम पे अगर आपको किट लूज़ होकर गिर गया, या नहीं तो आप इमीडिएट सडनली आपको टेस्ट को बंद कर रहे हैं, तब आपको क्या होगा,
हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। उस हाई वोल्टेज को किट क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको सेफ डिस्चार्ज करना चाहिए सो दैट इसका जो टेस्ट जो कर रहा है तो वो बंदा को, और इसका जो टेस्टिंग किट है वो भी आपको सेफगार्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको टेस्ट का जो किट है उसमें आपको सेफ डिस्चार्जिंग का आपको फैसिलिटी होना चाहिए। और जब टेस्ट करते हैं हमेशा आप क्या करना है फ्रेंड्स, एक डिस्चार्ज रॉड भी आप मैन्युअली, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो आप मैन्युअली इसको डिस्चार्ज करने का भी प्रोविज़न आपको बगल में रखना चाहिए, कभी भी आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट करते हैं तो। इवन किट सेल्फ डिस्चार्ज करते हैं, फिर भी आप एक बार मैन्युअली इसको एर्थ रॉड के थ्रू डिस्चार्ज करके ही इसके बाद ही इसका ऊपर हाथ लगाना है फ्रेंड्स कभी भी, पर्सनल सेफ्टी के लिए। एक बार डिस्चार्ज हो गए तो फ्रेंड्स इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा कोर है, हम लोग क्या कर रहे हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, हम लोग हमारा ट्रांसफार्मर कोर को हम लोग सैचुरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो इसको डीमैग्नेटाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग एक बार वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर लिया था, इसके बाद हमारा कोर है सैचुरेट हो गया और उसमें आप तुरंत आप ट्रांसफार्मर को चार्ज कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा इंडस करंट लेगा फ्रेंड्स। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या, ट्रांसफार्मर ट्रिप भी हो सकते हैं अर्थ फॉल्ट के केस में। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, कोर को आपको डीमैग्नेटाइजेशन करना है। कोर को जो इनिशियली इसका जो रेमिटेंस है, इनिशियल फ्लक्स है, उसको जीरो करके ही छोड़ना पड़ेगा। वो हम लोग जीरो डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको किट में फैसिलिटी होते हैं, नहीं है तो आपको अलग से करना पड़ेगा। तो आप कभी भी किट खरीदते हैं तो उसमें आप देख लीजिए किट में डीमैग्नेटाइजेशन का फैसिलिटी है ही नहीं है। वो आप जनरली ये 4 प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको वेरिएबल वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम लोग वोल्टेज धीरे-धीरे कम करके हम लोग इसके अंदर जो रिमेनेंस फ्लक्स है, उसको भी हम लोग ज़ीरो करते हैं फ्रेंड्स एसी वोल्टेज में, ठीक है? ये एसी वोल्टेज का मेथड है। इसका बाद है मेथड है फ्रेंड्स, हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी धीरे-धीरे 50 हर्ट्ज से लेकर हमारा 0 हर्ट्ज लेकर आते हैं, 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज ऐसे हम करते हैं, सो दैट इसका जो रिमेनेंस फ्लक्स है हम लोग ज़ीरो करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा जो किट है डीसी है, तो हम लोग जनरली किट में अवेलेबल है तो हमको डीसी होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी के एम्पलीट्यूड हम लोग चेंज करते हैं धीरे-धीरे। इसका एम्पलीट्यूड आपको बढ़ा के कम करके हम लोग इसका जो अंदर जो रिमेनेंस है उसको हम ज़ीरो करते हैं। लेकिन आपको बहुत ही एडवांस्ड मेथड है फ्रेंड्स, ये हमारा एडाप्टिव डीमैग्नेटाइजेशन मेथड है, हमारा किट्स में रहते हैं, हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किट में रहते हैं। उसमें हम लोग डीसी करंट को रिवर्स पोलैरिटी में और नॉर्मल पोलैरिटी में इंजेक्ट करके डिक्रीज करके हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कोर में जो रिमेनेंस फ्लक्स है इसको हम लोग जीरो करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सिंपल आप डीसी रेजिस्टेंस नॉर्मल हमारा डीसी का और एडाप्टिव डीमैग्नेटाइजेशन का देखेगा तो इसका टाइम है फ्रेंड्स हमारा, इसका जो टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल हमारा डीसी करंट मेथड है, हम लोग डीसी का सिंपली करंट कम करके कर रहे हैं। उसमें आपको अगर ये किट में अगर इस ट्रांसफार्मर में आप 60 एम्पीयर पे अगर आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया तो इसमें आपको 2 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, 2 मिनट 10 सेकंड ले रहे हैं तो 10 सेकंड के बाद आपको 10 टू 15% रेमिनेंस रहेगा, तो इसमें आपको 15 सेकंड में ही आपको रेमिनेंस लेस देन 1% आ जाएगा फ्रेंड्स अडॉप्ट डीमैग्नेटाइजेशन में। इसमें हम लोग पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इन केस बड़ा ट्रांसफार्मर में आप देखिएगा तो इसमें आपको 2 मिनट 58 सेकंड में आपको रेमिनेंस 1% हो गया है, तो इसमें आपको 49 सेकंड में लेस देन 1% हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो एडाप्टिव डीमैग्नेटाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है डीमैग्नेटाइजेशन करने का। ये इसीलिए हम लोग जनरली हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन, हमको कभी भी वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के बाद हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन होते हैं किट में, अगर नहीं हुआ हुआ वो इंश्योर करना भी आपको ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन हुआ ही नहीं है इंश्योर करने के लिए हम लोग ये चारों टेस्ट है फ्रेंड्स, ये चारों टेस्ट में कोई भी टेस्ट करके हम लोग इंश्योर करा सकते हैं। ये हमारा मैग्नेटाइजिंग या नहीं है तो एक्साइटेशन करंट टेस्ट है, या नहीं है तो स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, या नहीं है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस है, या एसएफआर या नहीं है तो एफआरए टेस्ट है, ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो टेस्ट है और मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट है। इस चारों के टेस्ट के बारे में हम लोग आगे अगले वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इन डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, वो टेस्ट का क्यों कैसे करते हैं वो सारे डिटेल्स हम लोग समझ लेंगे। अभी के लिए ये देख लीजिए, कभी भी वाइंडिंग डिस्टेंस करने के बाद ये चारों में कोई भी एक टेस्ट करके इसका डीमैग्नेटाइजेशन पूरा हुआ नहीं है उसको इंश्योर करते हैं फ्रेंड्स हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बाद। तो ये हमारा